हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी रोशन पहाड़ी। आज हम लोग जो चैप्टर लेने वाले हैं वो जो 11th स्टैंडर्ड की रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक आई है एचएससी बोर्ड्स के लिए, उसमें का फर्स्ट चैप्टर है विच इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन ये चैप्टर कोई भी बेसिक स्टूडेंट इसको देख सकता है जिसको बेसिक समझना है कि केमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर क्या क्या लॉस है, बेसिकली केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी बोला जाता है। वो भी क्यों बोला जाता है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। पूरा एकदम बेसिक रहेगा कि अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, ये सब क्या है, ये सब हम लोग इसके अंदर डील करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको शुरुआत में बता दूं, वी विल बी डीलिंग विद अराउंड 16 चैप्टर्स जो रिवाइज्ड आपकी टेक्स्ट बुक आई है उस हिसाब से। एंड इसके अंदर फिर हम लोग अलग अलग चैप्टर्स को देखेंगे और ऐसे भी कुछ चैप्टर्स है जो आपके एंट्रेंस लेवल पे आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बेसिकली उसको कंसिडर करते हैं, वो वाले चैप्टर्स। आपके पीरियोडिक टेबल वाले जो चैप्टर्स आएंगे, हम लोग एस ब्लॉक इसके अंदर देखेंगे, यानी कि आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एंड देन हम लोग पी ब्लॉक आधा देखेंगे, यानी कि ग्रुप 13, 14 एंड 15। 16, 17, 18 जो है, थोड़ा सा 15 का भी पार्ट ये 12th स्टैंडर्ड में इंक्लूडेड है, लेकिन जो उसका फर्स्ट हाफ है पी ब्लॉक का, ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में ही देखने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल का एक अलग से चैप्टर भी है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर का एक चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग अलग अलग लॉस के साथ में डील करेंगे, जैसे कि बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ होता है, आपका गे-लुसाक्स लॉ आ जाएगा। इन सबको कंबाइन करके फिर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। फिर एक अलग से डाल्टन्स लॉ भी है ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये सब कुछ भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो ये सारे जो चैप्टर्स है हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। सिर्फ ये वाला जो चैप्टर है, पर्टिकुलरली द फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 1 लेंगे, ये बेसिक केमिस्ट्री समझने के लिए कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकता है। यानी कि राइट फ्रॉम 8 to 12 इसको कुछ ना कुछ बेसिक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है, सारा इसके अंदर चैप्टर में हम लोग इसके अंदर पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं तो आपको केमिस्ट्री डिफाइन करके देता हूँ कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है। एक लाइन हर बच्चा बोलता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज ट्रू, लेकिन उसके आगे भी हमको थोड़ा सा भी देखना है कि ब्रांच ऑफ साइंस के आगे क्या हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। अब सबसे पहले मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट रिक्वायर्स मास, इट हैज स्पेस, या फिर इट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। तो आपको याद क्या रखना है, मास होता है उसको कुछ ना कुछ स्पेस लगेगी ऑफ कोर्स, और वो परसीव्ड होना चाहिए हमारे सेंसेस से, यानी कि हम लोग उसको सेंस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल एयर जो है, इसको भी मैटर में गिना जाता है। वो देख तो नहीं सकते हम लोग उसको, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। सो इट इज दैट। अब ये उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में डील करेगा, मैटर का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो, और कुछ अलग फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस पे होती है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस होती है एक पर्टिकुलर मैटर की, चाहे फिर वो कन्वर्ट हो रहा हो या फिर कन्वर्ट हो चुका हो। ये सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर मैंने आपको जस्ट अभी डिफाइन करके बताया। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उस पर्टिकुलर मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोस इन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो अलग अलग कंडीशन, जैसे कि कुछ टेम्परेचर्स की कंडीशन होती है, कुछ प्रेशर की कंडीशंस होती है। तो जब आप कुछ अलग अलग टेम्परेचर या प्रेशर, हम लोग इसको बेसिकली डिफाइन करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अंडर डिफरेंट कंडीशंस में उसके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, या फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आपको दिख रहा है, इस हिसाब से हम लोग पूरी केमिस्ट्री को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इट इज सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस इसलिए बिकॉज इसका जो नॉलेज है ये आपको अलग अलग जगह पे लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपको इसका नॉलेज लगता है, बायोलॉजी में आपको इसका नॉलेज लगता है, अर्थ एंड स्पेस साइंस इसमें आपको इसका नॉलेज लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल साइंस बोला जाता है। सो सेंट्रल साइंस, इट्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन द स्टडीज ऑफ फिजिक्स, जो कि मैंने आपको बताया। बायोलॉजिकल साइंसेस में आपको लगेगा, बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लोग आगे इसकी फील्ड्स भी देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री को आगे कितने ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देन अप्लाइड साइंसेस एंड अर्थ एंड स्पेस साइंसेस, इन सबके अंदर तो आपको इसका नॉलेज लगेगा ही। ये एक रीजन है, आई मीन दिस इज द फर्स्ट रीजन जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इट इज सेंट्रल साइंस। सेकेंड रीजन, ये हम लोग डे टू डे एस्पेक्ट में भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट ये है कि जो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या है। सो दैट इज ऑक्सीजन, इट इज O2 जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। जो एयर हम लोग एक्सेल करते हैं हमारी बॉडी से, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2।
जो फ्लूइड्स हम लोग डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जो बेसिक फ्लूइड जो है विच इज वाटर, यानी कि जो लिक्विड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है, देन इट इज H2O। अच्छा, अब H2O पे इसकी कहानी खत्म नहीं होती, हम जब थोड़ा सा और आगे जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन करके हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, वहाँ पे इसके अंदर कुछ लोन पेयर्स भी आता है, उसके बारे में भी हम लोग इसके आगे डील करेंगे। देन फिर जो फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स भी हम लोग केमिस्ट्री में आगे देखेंगे। देन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन में बेसिक आपका आ जाएगा टायर्स, जिसको रबर से बनाया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर ऐसी एक प्रोसेस होती है जैसे हम रबर को बनाते हैं एंड देन आगे फिर हम उसको टायर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक और फ्यूल का पॉइंट आ जाएगा। अब फ्यूल में बेसिकली अगर हम पेट्रोल के बारे में बात करें तो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। अब इथेनॉल क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स का पॉइंट स्टार्ट करेंगे अंडर सब हेडिंग अल्कोहल्स। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल सैनिटाइजर्स बनाने में यूज होता है। वैसे कुछ ना कुछ बातें हम लोग आगे उसमें देखेंगे। तो डे टू डे एस्पेक्ट में हम लोग क्या देखने वाले, द एयर वी ब्रीथ, मैंने जस्ट आपको बताया कि O2 को हम लोग इनहेल करते हैं और CO2 को हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। द फूड वी ईट, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स की बात में कर रहा था। फ्लूइड्स भी ड्रिंक, वाटर वगैरह जैसी चीजें हो जाती है। क्लोथिंग में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है एंड फूड सप्लाईज में इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको इसमें बता दिया कि हम लोग केमिस्ट्री को कहाँ पे डील करते हैं। तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी और वो सेंट्रल साइंस क्यों है ये भी मैंने आपको उसके अंदर बता दी। जो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, हम लोग केमिस्ट्री के कुछ ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देयर आर मोर देन 15 ब्रांचेस, लेकिन ऊपर जो थोड़ा सा आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री और कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 मेन ब्रांचेस इसके कुछ आपको बताया। तो कुछ उसके जो ब्रांचेस के नाम है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिकल, और भी है जैसे नैनो केमिस्ट्री होता है, ग्रीन केमिस्ट्री है, फोटो केमिस्ट्री है, ऐसे और काफ़ी है, लेकिन ऊपर मैंने आपको ये 5 समझाया है। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो है, यानी जो इसकी ब्रांचेस है, अब जो फर्स्ट ब्रांच है उसमें क्या क्या होगा, इट विल डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो भी उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, बाद में उसमें जो एनर्जीज आपको चाहिए उसके साथ हम लोग डील करेंगे। फिर कुछ लॉज है, कुछ प्रिंसिपल्स है, इसके साथ में हम लोग डील करते हैं। सो इट विल डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी, उसके अंदर कुछ एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, उसके रिलेटेड आपके पास कुछ थियरीज है, देन कुछ लॉज एंड कुछ प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में भी हम लोग कुछ लॉज के साथ डील करेंगे। तो ये सब कुछ जो है दिस विल बी अंडर द हेडिंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। देन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है थोड़ा सा साथ में आएगा। आई मीन लाइक ऑर्गेनिक जो है इट विल डील विद कार्बन और उसके कंपाउंड्स, यानी ऐसी चीज जिसके अंदर कार्बन हो, दैट इज लाइक ऑर्गेनिक। और ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम लोग कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक। सो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। तो कार्बन को छोड़ के जो बाकी कुछ एलिमेंट्स है जिसके हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे दैट विल बी अंडर द सब हेडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आएंगे दैट विल बी अंडर सब हेडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट। यहाँ पे हम लोग कुछ यानी थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स के साथ में हम लोग इसको डील करेंगे। दैट विल बी सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन होता है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशंस होते हैं, ये सब कुछ हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील करेंगे। सो इट विल बी सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ जो है ये हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री जो भी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग मैटर में है या फिर लिविंग मैटर के बारे में जो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द सब्सटेंसेस व्हिच आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कंस्टिट्यूएंट होंगे काई के ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं जो ऊपर से मैंने आपको बता दिया, जिसके लिए हमको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे, ताकि हम लोगों को क्लासीफाई करते हैं कि हम लोग कौन सा पार्ट किस सब हेडिंग में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग लॉज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं सो दैट विल बी अंडर फिजिकल। अगर कभी आप लोग सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कमिंग चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे डिस्टिलेशन कैसे होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है। अगर दो मिसिबल लिक्विड्स मिक्स हो रहे हैं या मिसिबल लिक्विड्स मिक्स हो रहे हैं तो आप उसको सेपरेट कैसे करेंगे। दो सॉलिड्स एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो क्रोमेटोग्राफी में भी सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये सब कुछ जो आएगा दैट विल बी अंडर एनालिटिकल। जो मैंने आपको जस्ट बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब पार्ट है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 11th के लिए भी 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स पे हम लोग अलग अलग चैप्टर्स देखने वाले हैं, वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके अलावा जो भी केमिस्ट्री के साथ हम लोग डील करेंगे दैट विल बी अंदर इनऑर्गेनिक। तो ये थोड़ा आपको इसमें पता होना चाहिए।
जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये थोड़ा बेसिक पॉइंट है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका डेफिनेशन होने के बाद में इसको दो फर्दर पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे और मिक्सचर्स को भी आगे दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस वो है जिसका एक डेफिनेट केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। सो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन ये फिक्स्ड है यहाँ पे एंड हैव सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। वो जहां से भी ओरिजिनेट हो रहा हो उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वाटर बोलूं, अगर आप मिनरल वाटर कंज्यूम करो, आप रिवर वाटर को देख लो, या फिर अगर आपने रेनी वाटर को देख लिया, आपने ओशनिक वाटर को देख लिया, सारे वाटर के फॉर्मूलाज क्या होने वाले, इट विल बी H2O। तो ये कहां से भी ओरिजिनेट हो रहा हो, देखिए ओरिजिनेट तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अलग अलग जगह से होगा। रेन से जब ये गिरेगा यानी बारिश जब होती है तो हम लोगों को जहाँ से वो अलग अलग जगह पे मिल रहा है उन जगहों को हम लोग उसका ओरिजिनेशन पॉइंट ऐसा बोल रहे हैं। तो जहां से भी आपका वाटर निकलेगा दैट विल बी गोइंग टू बी अ प्योर सब्सटेंस। तो वहां पे उसका जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे कि प्योर मेटल है, अब कौन सा भी प्योर मेटल ले लो, डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर है, फॉर्मूला आपका क्या रहेगा H2O। ऐसे और काफी एग्जांपल्स आगे है। अभी ये जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस है इसको आगे हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक तो आपके एलिमेंट्स है व्हिच आर द प्योर सब्सटेंसेस, और जो दूसरा दैट इज कंपाउंड्स जो कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है, दिस आर द प्योर सब्सटेंसेस, और हम लोग इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप इसको आगे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। सो प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। तो ऑर्डिनरी तरीके से या फिर ऑर्डिनरी केमिकल चेंज से आप फर्दर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। ये जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग और फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, व्हिच इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब ये मेटल्स क्या होते हैं, देखिए एक तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हम लोग कंसीडर करते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन दे आर लश्चरस यानी कि थोड़ा शाइनी नेचर होता है, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, ये सारी प्रॉपर्टीज आएगी। एक और विद रिस्पेक्ट टू वैलेंसी अगर हम देखें तो मेटल जो है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो जिसकी भी वैलेंसी पॉजिटिव है हम उसको यहाँ पे मेटल्स कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है यानी कि Na वैलेंसी 1+ आ जाएगा, एल्यूमिनियम है Al यानी कि वैलेंसी +3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इनको क्या कंसिडर करेंगे, दे विल बी कंसिडर्ड इनटू मेटल्स। फिर आते हम लोग नॉन मेटल्स पे, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लश्चरस नहीं होते, मैलिएबल नहीं होते। हाँ, यहाँ पे जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है व्हिच इज ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्दर डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का। तो नॉन मेटल में हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी जिसकी भी वैलेंसी नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल आयोडीन का जो केस है, इट इज आयोडीन 1-, क्लोरीन जो है दैट इज अगेन 1-, ऑक्सीजन इट इज -2। तो जिसकी भी वैलेंसी नेगेटिव है ये सब कुछ हम लोग नॉन मेटल्स में कंसिडर कर सकते हैं। जो थर्ड है दैट इज द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, यानी कि अगर आप उसको देखेंगे तो कभी कभी दे विल एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, आपको लगेगा कि वो मेटल है, कभी कभी इट विल एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, तो हमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो नॉन मेटल है। सो वो दोनों की भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग मेटलॉइड्स में कंसीडर कर सकते हैं। ये तीनों पार्ट्स आ रहे थे एलिमेंट्स के सबडिविजन में। नेक्स्ट वी हैव गॉट कंपाउंड्स। अब कंपाउंड जो है दे आर द प्योर सब्सटेंसेस, और प्योर सब्सटेंसेस वो कैसे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी अलग अलग। अभी एलिमेंट जो थे वो तो क्या थे, प्योर सब्सटेंस थे। अब प्योर सब्सटेंस को कंबाइन करोगे तो वापस क्या मिलेगा, प्योर सब्सटेंस ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड कैसे फॉर्म करना है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, यानी कि 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके। जैसे कि और एक और बात, एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे दैट विल बी इन फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपको वाटर का पहले एग्जांपल दिया था, ओरिजिन कहीं से भी है उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, तो प्रोपोर्शन फिक्स होता है कि हर एक ऑक्सीजन के एलिमेंट के लिए, आई मीन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या लगेगा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स वहां पे हमेशा लगेंगे। फिर अमोनिया NH3 आ जाता है, एक हाइड्रोजन के लिए 3 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये सारे हम लोग कंपाउंड्स में कंसिडर करते हैं। ये तो फर्स्ट जो था ये सब कुछ हम लोगों ने कंसिडर किया विद रिस्पेक्ट टू प्योर सब्सटेंस। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर्स क्या है, थोड़ा सा इसका अपोजिट आएगा। नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, फिक्स नहीं है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड एंड हेंस नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। अब केमिकल कंपोजिशन ही आपको पता नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टीज आप लोग कैसे एग्जिबिट करेंगे। सो नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। एंड
इसको फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकली आप उसको किसी भी तरीके से जाके सेपरेट कर पाएंगे। एग्जांपल, अब मिक्सचर के एग्जांपल में पेंट का अगर आप एग्जांपल दो तो कैसे बनेगा, अलग अलग टाइप के ऑयल्स जो है इसका मिक्सचर किया जाता है, पिगमेंट्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, इनको कंबाइन करके हम लोग पेंट बनाते हैं। फिर कंक्रीट होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, वाटर एक्सेट्रा। कंक्रीट का एग्जांपल हमको सबको पता है। मिक्सचर्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसके अंदर जो भी हम लोग कंबाइन करते हैं ये पूरे इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। सो कंस्टिट्यूएंट्स रिमेन यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट इट्स बल्क, यानी जितने भी जगह आपने प्रोवाइड किए उसमें ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्यूशन है इसमें हम लोग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaCl एक सोल्यूट ले लिया, वाटर इज माय सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। तो सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब सॉल्ट जो है ये तो यूनिफॉर्मली पूरे इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपर लेयर में डिसॉल्व होगा, लोअर लेयर में डिसॉल्व नहीं होगा, या फिर सिर्फ लोअर लेयर में डिसॉल्व होगा और अपर में डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है। ये पूरी तरीके से पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। इसका अपोजिट होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जहां पे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है एक सॉल्यूशन के अंदर। सो कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट इट्स बल्क, यानी पूरे बल्क में मिक्स नहीं होते हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन है, हम लोग सॉल्यूशंस का जब पार्ट करेंगे फर्दर हमारे वीडियोस में तो मैं आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं और सस्पेंशन होते हैं। उसमें से जो सस्पेंशन का पार्ट है इसमें क्या होता है, जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, जैसे कि सॉलिड को वाटर में आप लोगों ने मिक्स किया लेकिन वो पार्ट वहां पे डिसॉल्व नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, यानी कि सॉलिड रिमेन इन अनडिसॉल्व्ड कंडीशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। तो हम लोग इसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कंसीडर करते हैं। तो ये था जो क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा था। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आपको उसकी आइडेंटिटी या कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस देख के हम लोग समझ जाते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है। क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, कलर के रिस्पेक्ट में एग्जांपल आ सकता है, कभी स्मेल लेके समझ जाता है तो ओडर से आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये मैंने रो ड्रॉ किया, आई मीन द डेंसिटी एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर्टीज व्हिच आर मेजर्ड या फिर और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन। जैसा सब्सटेंस दिया है उसी के बेसिस पे, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो सब्सटेंस आपको दिया है उसको ही देख के, जैसे फॉर एग्जांपल उसका कलर देख के, उसको स्मेल करके, सारे सब्सटेंसेस को स्मेल करना नहीं होता है। फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसकी डेंसिटी रिकॉर्ड कर ली, इस पे से भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन, हमको उसको रिएक्ट करके देखना पड़ता है कि भाई सब्सटेंसेस कैसे कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज इन विच सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। अब चेंज इन केमिकल कंपोजिशन कैसे होगा, आफ्टर फर्दर गोइंग रिएक्शन। तो इससे मैग्नीशियम का एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम की वायर आती है, हम लोग इसको बर्न करते हैं और बर्निंग के लिए हमको लगता है ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आपको इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है 2Mg + O2 विल गिव 2MgO। इस हिसाब से आप लोगों की इसकी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है यूनिट्स। बेसिकली यूनिट्स क्या होता है, आर्बिट्रेरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। इन स्टैंडर्ड्स को यूनिवर्सली ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, हमारे जो यूनिट्स है हम लोग बेसिकली इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मीटर्स हो गए, किलोग्राम हो गया, सेकेंड्स हो गया, ग्राम्स हो गए, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। अब टेम्परेचर के तो दो हो गए, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, तो क्या यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यूनिट्स, यानी आगे जाने से पहले कि यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, मार्स ऑर्बिटल सैटेलाइट। ये सैटेलाइट फर्स्ट वेदर सैटेलाइट था मार्स के लिए, लेकिन हुआ क्या, ये हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, बिकॉज अर्थ से लेके मार्स तक का जो डिस्टेंस था ये माइल्स और किलोमीटर्स ऐसे कन्वर्जन में इनको पता था। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते ये इनको आ नहीं रहा था कि आई मीन माइल्स और किलोमीटर्स में डिफरेंस कैसे देखेंगे। तो इसलिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सली अगर आपको लेंथ को गिनना है तो आप सिर्फ मीटर का ही यूज करेंगे,
आपको मास गिनना है तो आप सिर्फ केजी का यूज करेंगे, आपको टाइम गिनना है जिसकी यूनिट सेकंड्स आ जाएगा तो एस का यूज करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यूनिट्स को डिराइव किया है। सो 1960 में जो वेट्स के लिए यूज करने के लिए जो अलग कॉन्फ्रेंस चल रही थी उन्होंने एसआई सिस्टम भी यूज किया। इसके पहले हर कोई अपना अपना सिस्टम यूज कर रहा था, जैसे सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एमके सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो हर कोई क्या कर रहा था, अपने अपने सिस्टम्स यूज कर रहा था। तो एक चीज का मतलब एक कंट्री में अलग था और दूसरी कंट्री में अलग हो रहा था। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए 1960 में क्या हुआ, ऐसा यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया कि यूनिवर्सली एक चीज को गिनने के लिए एक ही यूनिट का यूज किया जाएगा। सो ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा होता है। अब देखिए 7 इसमें बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो उनके ऐसा यूनिट और उनके सिंबल में यहाँ दिए हुए। सिंबल में आप एक बात याद रखेंगे, केल्विन एंड एम्पियर सिर्फ यही कैपिटल में है सिंबल्स, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेंगे। लेंथ के लिए मीटर ऐसा यूनिट आएगा, स्मॉल में उसका सिंबल ले लेंगे। मास के लिए किलोग्राम हम लोग यूज करते हैं तो केजी का यूज करेंगे, ग्राम्स का यूज नहीं हो रहा है, किलोग्राम्स का यूज हो रहा है। टाइम के लिए सेकंड्स है तो एस का यूज करेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन है तो के का यूज करेंगे। याद रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आपको अगर डिग्री सेल्सियस में केल्विन की वैल्यू आई मीन टेम्परेचर की वैल्यू दी है तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना मैंडेटरी होगा, ये आपको याद रखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मोल में कंसिडर करते हैं तो मोल उसका मोल उसका सिंबल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर में आएगा कैपिटल ए, और अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो उसको कैंडेला यानी कि सीडी हम लोग उसका यूनिट यहाँ पे यूज करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए स्टार्ट करेंगे। अब देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन में सबसे पहले होता क्या क्या है, डिग्री सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड भी बोलते हैं इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड देन केल्विन होता है। अच्छा केल्विन के यहाँ पे डिग्री का साइन नहीं लगता है, ये आपको याद रखना है। हम लोगों को यूज इसका ये है कि सबसे पहले बात तो एक तो डिग्री सेल्सियस में अगर आपके पास वैल्यू दी है और आपको उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस का जो डिजिट है वो प्लस 32। ये दोनों फॉर्मूलाज हम लोग फर्स्ट दो इसके लिए यूज करेंगे। और अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है और वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी हुई है आपको, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू प्लस 273.15 हम लोग ऐड करेंगे तो हमको उसका वैल्यू केल्विन में मिल जाता है ना। देखिए कि करना क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस मुझे दिया है, मुझे उसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये जो 40 डिग्री है इसको मैं यहाँ पे सी में इसका डाल दूंगा। सो 9/5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 32। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 40 का आंसर आता है 72 प्लस 32 मैंने वैसे ही प्लेस किया है तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कन्वर्जन हो जाएगा यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट 30 डिग्री सेल्सियस मुझे यहाँ पे दिया है। अब देखिए 30 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 30, इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया 30 को यहाँ पे प्लेस कर दिया प्लस 32 वैसा ही है। सो इसका जो आंसर है 9/5 इंटू 30 दैट इज 54 प्लस 32, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा आंसर आ जाता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी जो लास्ट वाला है इसमें हमको क्या करना है, जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है ये आपको कन्वर्ट करनी है केल्विन में। तो जो भी डिग्री सेल्सियस आपके पास वैल्यू है उसमें 273.15 आप लोग ऐड कर दो, तो 27 तो आपको दिया है प्लस 273.15, तो आपका आंसर आ जाता है 300.15 केल्विन। इस हिसाब से हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट है, विच आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या क्या लॉज का यूज करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट लॉ विच वाज गिवन बाय एंटोनी लवॉइजर, आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, विच वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बोलता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। ना आप मास को क्रिएट कर सकते हैं ना आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। इसका यह मतलब है कि आपका जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है और जो आपका टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट है ये हमेशा सेम आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी सेम। ये आपका फर्स्ट लॉ था। Second, law of definite proportion, this was given by Joseph Proust. A given compound always contains exactly same proportion of elements by weight, irrespective of its source. वो particular चीज का source क्या है, इसको अगर आप कंसिडर ना भी करें तो भी जहाँ से भी आपको वो सब्सटेंसेस मिले हैं या फिर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कंसिडर कर भी लिया तो उसके जो परसेंटेजेस आएंगे ये हमेशा सेम आएंगे। जोसेफ प्रोस्ट ने क्या किया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट के सब्सटेंसेस के जो सैंपल थे ये दो जगह से उठाए, एक नेचुरल तरीके से और एक सिंथेटिक तरीके से।
अब क्योंकि कार्बन यानी कॉपर होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो उन्होंने उनके परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लिए। तो कॉपर का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज। नेचुरल सैंपल में 51.75% आ रहा था कॉपर का, सेम वाज फॉर सिंथेटिक सैंपल। जो कार्बन आ रहा था उसके लिए 9.74 था नेचुरल सैंपल से, सिंथेटिक के लिए भी सेम था, और ऑक्सीजन के लिए तो 38.91, सिंथेटिक के लिए भी वो सेम ही आ रहा था। तो जोसेफ परोश ने यहाँ पे ये कंक्लूड किया कि डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स आपके जो परसेंटेजेस है तो वो हमेशा सेम आएंगे। So a given compound always contains exactly same proportion of elements. जो भी आपके एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सेम होगा बाय वेट। तो ये जो था ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। जो नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, आप लोग दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और वो मोर देन वन, अभी यहाँ पे तो एग्जांपल में वन है, लेकिन मोर देन वन या टू एलिमेंट्स आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो जो सेकेंड एलिमेंट है इसका रेशियो जब आप फर्स्ट एलिमेंट के साथ में निकालोगे दैट विल बी ऑलवेज अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। देखिए क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को ए ले लिया, ऑक्सीजन को बी ले लिया, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब फिलहाल तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड मिला है, अगर मोर देन वन कंपाउंड भी फॉर्म करता है तो द मासेस ऑफ एलिमेंट बी, बी के बारे में बात चल रही, उसके मास के बारे में बात चल रही, यूनिट में हम लोग यहाँ पे फिलहाल ग्राम्स ले रहे हैं, बी that combined with a given mass of A, यानी B जब A के साथ में कंबाइन होगा तब are always in ratio of small whole numbers। अब ये small whole number का रेशियो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट H2 plus O2 will give H2O, फिलहाल मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि H2 plus O2 will give H2O। अब H2 जो है इसका वेट कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे O2 को मैं फिलहाल 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन लिया है, सो दैट इज 16, और जो H2O आता है तो 16 plus 2 will be 18। अभी मैंने क्या किया, हाइड्रोजन तो 2 ग्राम से था, अब मैं O2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 16 into 2 that will give me 32, एंड देन इन दोनों के एडिशन से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है 34। यहाँ पे बोला है एलिमेंट B कंबाइन विद मास ऑफ A, यानी B जब A के साथ में कंबाइन होगा तब। तो अभी B का रेशियो क्या है 16:32, मतलब which will be equal to 1:2। तो अगर मैं 16:32 कंसीडर करूं या 1:2, दोनों एक्चुअल में रेशियोज सेम ही हैं। तो ये जो है ये स्मॉल नंबर रेशियोज में हमेशा कन्वर्ट होता है, ऐसा जॉन डाल्टन ने यहाँ पे बताया था। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। नेक्स्ट Gay-Lussac's law, this always deals with volume, कि वॉल्यूम के साथ में हम लोग इसको कैसे डील करेंगे। When gases combine or are produced in a chemical combination reaction, अब यहाँ पे सिर्फ गैसेस और गैसेस के वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गैसेस को आपको कंबाइन करना है या फिर उसको प्रोड्यूस करना है, कहा इन अ केमिकल रिएक्शन, they do so in a simple whole number, in a simple ratio by volume। तो यहाँ पे भी रेशियो आएगा with respect to volume, जो कि मैंने आपको बताया, provided all gases are at the same temperature and pressure। यहाँ पे हम लोग जो भी गैसेस को कंबाइन करेंगे obviously that will be more than one। तो जब आप more than one गैस को कंबाइन कर रहे हैं तो उनके टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये हेबस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अमोनिया को जनरेट करते हैं, आगे हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। सो N2 plus H2 gives NH3। मुझे अगर इसको बैलेंस करना है तो N2 plus 3H2 will give 2NH3। मैं इस तरीके से लिखूंगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सो दैट विल बी 1। तो मैंने इसको मान लिया 1 लीटर, इसको मान लिया मैंने 3 लीटर, इसको मान लिया मैंने 2 लीटर। जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप लिख रहे हैं वो वही डिजिट्स आपको यहाँ पे नीचे लिखने होते हैं, लेकिन दिस शुड बी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 1 वॉल्यूम, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 वॉल्यूम, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 वॉल्यूम। और अगर आपको इसका सिंपल रेशियो चाहिए सो इट विल बी 1:3:2। इस हिसाब से आता है आपका गे-लुसैक्स लॉ। जो लास्ट लॉ हम लोग देखने वाले हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एवोगाड्रोस लॉ। अब ये जो आपका वॉल्यूम है, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है, इसको ही कंपेयर करता है। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे वापस कंडीशन आई है कि जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। सो देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया 100 ml, ऑक्सीजन मैंने उसके मुकाबले ले लिया 50 ml, और वाटर मैंने यहाँ पे ले लिया 100 ml। अब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम अगर मैं कंसीडर करूंगा तो 50 ml अगर 1 वॉल्यूम है तो 100 ml यानी रिस्पेक्टिवली 2 वॉल्यूम्स हो जाएगा। अब देखिए अगर 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू n मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करता हूँ
तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम n है, तो 2 वॉल्यूम्स के लिए मुझे 2n लेना पड़ेगा। 1 वॉल्यूम है तो मैंने n ही ले लिया, और 2 वॉल्यूम्स है तो मैं उसको 2n ले रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, आगे अगर आप उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे तो n की जगह पे आप मॉलिक्यूल्स लिख देंगे, तो 2n की जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स, n की जगह पे 1 मॉलिक्यूल्स, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा आपने तो भी चलेगा, एंड 2n यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो ने कुछ कांस्टेंट्स भी दिए थे, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, एक तो उसको Na लिखा जाता है या फिर उसको N0 लिखते हैं। सो इट इज 6.022 into 10 to the power 23। इसके आगे एक तो मॉलिक्यूल्स लिखा जाता है या फिर एटम्स लिखा जाता है, आपको जो भी कैलकुलेट करने बोला है वो। और वॉल्यूम के लिए भी एक कांस्टेंट दिया था व्हिच वाज 22.4। तो ये कुछ कांस्टेंट्स भी इन्होंने दिए थे। Na and N0 ये एवोगैड्रोस नंबर ही है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आज का जो बेसिक कंसेप्ट का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।